WHO के अनुसार बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में जान गंवा रही हैं। लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही है। सर्वाइकल यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर, वो पहले अपनी साइंस देता है कि जो सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर के पास जाएं और अपनी समस्या को बताएं कि अगर आपको इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो क्यों हो रही है। PCOS और वाइट डिस्चार्ज दोनों एक ही है या फिर दोनों अलग अलग है? पहले तो महिलाएं आपस में डिस्कस करने से बचती हैं, और अगर डिस्कस भी करती हैं तो वो एक दूसरे को उपचार बता लेती हैं जो इतने इफेक्टिव नहीं होते कि अरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये जांच लिख देगा, ये दवाइयाँ लिख देगा, कौन लेगा दवाई, कि क्या इतना पुरानी जड़ी बूटियाँ आज भी काम करती हैं। इसका केवल ये कारण नहीं है कि हमने ध्यान नहीं दिया, पार्टनर्स के कारण हो गया। क्या कर सकते हैं अगर हमें कैंसर हो ही ना? ये क्या प्रिकॉशंस हम पहले से ले सकते हैं? आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर नेहा आहूजा से, जो है आयुर्वेदा में एक्सपर्ट। आयुर्वेदा के थ्रू काफ़ी फीमेल्स को मैम ने क्योर किया है और काफ़ी सालों से मैम इस फील्ड में है। तो जानते हैं मैम से आयुर्वेदा के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ऐसी सीक्रेट्स। डॉक्टर नेहा आहूजा मैम कोटा राजस्थान से हैं और कई सालों से आयुर्वेदा की फील्ड में प्रैक्टिस कर रही है और काफ़ी फीमेल्स को आयुर्वेदा के थ्रू क्योर किया है। काफ़ी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में मैम ने आयुर्वेदा के थ्रू ट्रीट किया है। तो आज कुछ केसेस के बारे में भी जानेंगे और कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो आज के पॉडकास्ट का पहला एपिसोड डॉक्टर नेहा मैम के साथ। तो मैम बताइए अपने बारे में कुछ। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर नेहा आहूजा, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। मैं पिछले 17 से 18 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ और हम फीमेल इनफर्टिलिटी, ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी जो वुमेन में बहुत कॉमनेस्ट डिजीज है, एंड सर्वाइकल कैंसर हुआ, फीमेल्स के बहुत से इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज, उन सब का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं। तो मैम आयुर्वेदा में अगर देखा जाए कि ट्रेडिशनल तरीके से क्योर करते हैं जड़ी बूटियों के द्वारा, तो आपने इसको मॉडर्नाइजेशन में कैसे ढाला और आप मॉडर्नाइजेशन में आज की जनरेशन को किस तरीके से क्योर कर रही है फीमेल को आयुर्वेदा में? देखिए, आयुर्वेद सालों से जो ज्ञान उस टाइम पर भी प्रभावी था, यानी भगवान राम के टाइम पे जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और वो हुए, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रभावी यानी कि इफेक्टिव तो सालों से है। जड़ी बूटियां से ही होता है, साइड इफेक्ट रहित ड्रग्स, जो कि हमारी बॉडी, हम सभी नेचर से ही 5 तत्वों से ही पैदा हुए हैं और हमारी दवाइयां भी नेचर की हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को हार्मफुल नहीं हो सकती हैं, तो वो काम तो करेंगी। आयुर्वेद बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हुए, जैसे वात पित्त कफ है, हर आयुर्वेद में कहा गया है कि हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति के हिसाब से उस एनालिसिस करके ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इसे मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से आजकल बहुत तरीके आ गए हैं, जिनसे पहले होता था कि आयुर्वेद यानी चूर्ण, आयुर्वेद यानी काढ़ा, लेकिन नहीं, अब कैप्सूल्स, टैबलेट्स आ गई है, मशीनरी ऐसी आ गई है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन मॉडर्नाइजेशन फॉर्म में होती वही जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनको लेने का तरीका मॉडर्न तरीके से हो गया। तो इट्स नॉट हार्ड टू टेक आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसी को ही हमने ट्रीट करते हैं लेस लोगों को उसी की हेल्प से। मैम WHO के अनुसार बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में जान गंवा रही हैं, तो मैम ये क्यों हो रहा है? क्या इसका अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है या क्या इशू आ रहा है इस प्रॉब्लम में? देखिए, जान गंवा रही है, ये आपने सही बोला कि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है, कि प्रिवेंशन नहीं हो पा रहा है। हमारा जो फोकस है पूरे सिस्टम का क्योर पे ज़्यादा जा रहा है, जबकि ज़रूरत है प्रिवेंशन की। हर तरीके के कैंसर में एक पहले साइंस दिखने शुरू होते हैं, तो उन्हें समझने की ज़रूरत है। जब वो साइन दिखे, अब जैसे सर्वाइकल कैंसर माने, तो आफ्टर 35 हर फीमेल को एक समय समय पे अपने पैप्समियर जैसे टेस्ट हैं, वजाइनल जो सीक्रेशन होते हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट से जो सीक्रेशन होते हैं, उनका टेस्ट कराना चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या वो कैंसर सेल्स में तो नहीं बदल रहे। या जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर में भी हर महिला को ये अवेयरनेस रखनी चाहिए कि उसके ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं दिख रहे, किसी तरीके का सीक्रेशन तो नहीं हो रहा है। ये सब चीजें आपने सही कहा कि शायद प्रचार जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही है, और शायद हमारा भी एफर्ट होगा कि लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचे,
कि आप जैसे अगर आपके ब्रेस्ट कैंसर का कोई साइन है, तो अगर आपके स्तन में कोई तरीके का ऐसी गांठ है जो मूव कर रही है, या अचानक से उसमें दर्द हो रहा है, अचानक आपके निप्पल में से कोई सीक्रेशन निकल रहा है ब्लड का, या फिर है ना, आप दूध पिलाने वाली मदर नहीं है, लेकिन आपकी 40s के बाद में आपके निप्पल से कोई ब्लड के कलर का या कोई कलर का सीक्रेशन निकल रहा है, कोई दर्द हो रहा है, या आपके एक ब्रेस्ट का साइज कम और एक ब्रेस्ट का साइज ज्यादा हो रहा है, तो ये सब छोटे छोटे साइन हैं जिसके बारे में जस्ट हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। और तुरंत हर हॉस्पिटल में इसकी जांच की सुविधा है, आप जाके करवा सकते हैं। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर, उस समय वो पहले अपने साइंस देता है कि तुम हम जो सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स जैसे लक्षण जो जब होता है। जब बच्चेदानी के मुंह पर कुछ तरीके के घाव हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे सीक्रेशन होता है, और जिसे हम आम भाषा में सफेद पानी कहते हैं। महिलाएं बहनें हैं जो सफेद पानी जिसको बोलते हैं, ल्यूकोरिया नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ही कॉमन है। तो वो कैसा हो रहा है, कैसे कलर का हो रहा है, हमारे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं कि इसके बारे में आपस में डिस्कस कर लेते हैं, या गूगल पे कोई ट्रीटमेंट देख के हम होम लोग ले रेमेडीज लेते हैं वगैरह होम यूज। रेमेडीज पे। जबकि एक सही समय पे इसकी जांच होना जरूरी है। डॉक्टर के पास जाएं और अपनी समस्या को बताएं कि अगर आपको इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो क्यों हो रही है, और इसका फिर समय से इलाज होना और समय से जांच होना जरूरी है इन मौतों को रोकने के पीसीओएस और वाइट डिस्चार्जिंग दोनों एक ही है या फिर दोनों अलग अलग है? लिए। नहीं, पीसीओएस एक अलग डिजीज है, वो कैंसर में नहीं चेंज होती है। और वाइट डिस्चार्ज एक अलग एक तरीके का सीक्रेशन है। मान लीजिए पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, वो अंडा बनने की समस्या है, वो पीरियड्स को डिस्टर्ब करती है, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है, बच्चा नहीं होता है, पीरियड्स नहीं आते, वो एक अलग है। लेकिन वाइट डिस्चार्ज में आपके पीरियड्स में कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जो आपके एक पीरियड से दूसरे पीरियड का जो समय है, उसमें नॉर्मल भी आपके जननांगों से स्राव होता है, लेकिन जब ये स्राव बहुत ज्यादा होने लगे, हमारे पूरे दिन की रूटीन को डिस्टर्ब करने लगे, एक फाउल स्मेल पैदा करने लगे, बर्निंग सेंसेशन, यानी अगर हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे बर्निंग फील करने लगे, तो ये वाइट डिस्चार्ज के लक्षण हो सकते हैं। तो पीसीओडी एक अलग सिम्टम है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है, बट ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं बन सकता। तो मैम कई महिलाएं हमारे देश में ऐसी है कि कल्चर सोसाइटी के चलते, अपने परिवार के दबावों के चलते अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियां अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने नहीं रख पाती। तो ये क्यों है और आप उनसे क्या बोलना चाहती हो ताकि वो अपनी परेशानियों को खुल के अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, एटलीस्ट फैमिली मेम्बर्स के सामने तो रख सके? तो ये क्यों है, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कल्चर की वजह से, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा नहीं कहा गया कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखिए। हाँ, ये है कि वो अपने काम की व्यस्तता की वजह से, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम देखी है कि एक तो सही गाइडेंस नहीं मिलता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता। पहले तो महिलाएं आपस में डिस्कस करने से बचती हैं, और अगर डिस्कस भी करती हैं तो वो एक दूसरे को उपचार बता लेती हैं जो इतने इफेक्टिव नहीं होते, और फिर वो अपनी फैमिली में कहने से डरती है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे कहाँ जाएंगे, अब ट्रीटमेंट शुरू होगा। कईयों को फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं कि अरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये जांच लिख देगा, ये दवाइयाँ लिख देगा, कौन लेगा दवाई। और व्यस्तता की वजह से, कामों में व्यस्तता की वजह से वो अपनी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती है। मतलब आप ये देखिए कि कई एनीमिक होती हैं, यानी खून की कमी होती है, लेकिन वो फिर भी काम करती जाती है, और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि मुझे खाना भी खाना है। ये जो है छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कि फीमेल्स को पर्सनली ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो कारण है सरकार की तरफ से या डब्ल्यूएचओ की तरफ से या कोई भी प्रोजेक्ट्स में कमी नहीं है, बस कमी है कि हमारे जो मैं कहूँ बहनें हैं वो आगे आने में समय ले लेती हैं, इसीलिए ये बीमारी बढ़कर आती है। तो मैम आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि
उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने वही कहा ना कि आप अपने ऊपर सबसे पहले देखिए, कोई भी तरीके की अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट से या वजाइनल डिस्चार्ज ऐसा हो रहा है जो आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है कहीं न कहीं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। 10 में से 4 महिलाएं पीसीओएस से पीड़ित हैं, तो इसमें आयुर्वेदा किस तरीके से हेल्प करता है? देखिए, पीसीओएस हुआ या कोई भी डिजीज हुई, सबसे पहले हम मानते हैं कि हर चीज लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। बच्चों के ऊपर एक तो स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का, प्लस न्यूट्रिशन उस लेवल का नहीं मिलता, जंक की तरफ बच्चियां ज्यादा जा रही हैं। आयुर्वेद में जैसे एक दिनचर्या पार्ट होता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है, मतलब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है यानी सूर्य उदय से पहले। लेकिन इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। आजकल एक फैशन है कि मैं तो लेट उठूंगी तो मैं एक कूल गर्ल हूँ, है ना? ये माना जाता है कि जो देर तक चैट करेगा वो कूल है, और जो जल्दी सो रहा है वो बोरिंग गाय है। यूथ बहुत गलत हाँ, जनरेशन। तो वो कहीं न कहीं हमारी एक जो साइकिल है, बॉडी की साइकिल है, हार्मोनल साइकिल है, उसे डिस्टर्ब करती हैं ये चीज़ें। लाइक जो आयुर्वेद में हर चीज़ का समय बताया है, उठने का समय, क्या खाएँ, कब खाएँ। जैसे पित्त, वात, पित्त, कफ की बात करें तो पित्त का जो काल होता है, लिवर से सीक्रेशंस होते हैं और वो सबसे अच्छे भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम उठेंगे ही लेट तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम बॉडी तो पहले ही सीक्रेट कर चुकी होगी, और फिर जब हम खाना खाएंगे तब वो उस टाइम पे वो एंजाइम्स नहीं होंगे, तो वो पूरा सिस्टम ऐसा होता है कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन वो उस लेवल का नहीं होकर हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और तब पीसीओडी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड ये इतने फ्रीक्वेंट दिख रहे हैं। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर अ, वात पित्त कफ का ही रेशियो होता है और वो ही बॉडी को चलाता है। तो जब ये वात पित्त कफ इम्बैलेंस होते हैं, इनको त्रिस्कंध कहा गया है, यानी कि जैसे पिलर्स होते हैं, वो पिलर्स एक बिल्डिंग को खड़ा करके रखते हैं, तो ऐसे ही वात पित्त कफ हमारी बॉडी को खड़ा करके रखते हैं। तो अगर उनमें से कुछ भी इम्बैलेंस हो गया तो वो हमें डिजीज पैदा करते हैं। तो जो आपका प्रश्न था शुरू में कि क्या इतना पुरानी जड़ी बूटियां आज भी काम करती हैं? जी हाँ, आज भी काम करती है, क्योंकि वो वात पित्त कफ के अनुसार दी जाती है। इसमें एक रिसर्च के साथ काम किया जाता है कि अगर वो पित्त को कम कर रही है तो क्या वो सर्वाइकल कैंसर या वाइट डिस्चार्ज को भी कम कर रही है। तो वो पूरा एक रिसर्च बेस पे काम होकर फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है। सर्वाइकल कैंसर से हमारे देश में बहुत सारी मौतें हो रही हैं और कोई इस बारे में सीरियस भी नहीं है। तो क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इस डिसीज़ से बचने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो प्रिकॉशन के नाम पे सबसे पहले ये है कि जानकारी होनी चाहिए। जानकारी ही नहीं है कि ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहते हैं, और उसकी जब सेल्स बढ़ जाती हैं और एक अलग ही तरीके का सीक्रेशन करने लगती है, तब ये सर्वाइकल कैंसर होता है। कई तरीके के कारण से होता है, इन्फेक्शन इसका मेन कारण है। इसका लक्षण ये होता है कि जननांगों से एक तरीके का स्त्राव निकलता है, तो उसे हम नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज मान सकते हैं, लेकिन उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के जो मुंह का कैंसर होता है, वो 30 से के बाद करीब ज़्यादातर होता है, और उन महिलाओं को ज़्यादा होता है जो कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, या फिर जिनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, बार बार जिनकी डिलीवरी होती है, उनको ज़्यादा होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण भी ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से कारण हैं, इनको एक वन ऑफ द रीज़न कह सकते हैं, बट ये बहुत मेन कारण नहीं है। अब आप ये देखिए, पंजाब है, वहाँ भटिंडा नाम का शहर है, उसे वो शहर ही कैंसर का शहर है। शहरी कैंसर हाँ, का शहर। मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं को कैंसर होता है। वहाँ से मतलब सरकार भटिंडा से बीकानेर के कैंसर हॉस्पिटल तक एक सिर्फ कैंसर ट्रेन नाम की एक ट्रेन चलाती है। तो आप ये सोचिए कि केवल उस एरिया की फीमेल्स को या उस एरिया के लोगों को कैंसर क्यों होता है? क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर केमिकल्स
खेती में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है, तो वहाँ की सॉइल में ही इस नाइट्रोजन जैसे केमिकल हो जाते हैं। तो कैंसर का केवल ये कारण नहीं है कि हमने ध्यान नहीं दिया, या ये पार्टनर्स के कारण हो गया। खान पान, लाइफस्टाइल, जैसा मैंने बताया कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल एक एक टॉपिक होता है। तो अगर हम लोग लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते, और आजकल पोल्यूशन के कारण, केमिकल वाला भोजन करने के कारण, जो खेती में जो तरीके के पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, वो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर सेल को बूस्ट करने वाले तत्व। ये मैं नहीं कहूंगी कि कोई एक कारण है किसी भी कैंसर का, बहुत से कारण है। हाँ, बीइंग अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं कहूंगी कि हम प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान दें। कैंसर हो लेकिन मुझे हो ही ना, मैं उस हाँ। पर ध्यान दूं। हाँ, तो उस पे क्या कर सकते हैं अगर हमें कैंसर हो ही ना? ये क्या प्रिकॉशंस हम पहले से ले सकते हैं? देखिए, पहले तो सर्वाइकल कैंसर की बात करें, तो सर्वाइकल कैंसर में अगर आपको किसी भी तरीके का डिस्चार्ज है, तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक या किसी भी चिकित्सक से संपर्क करें, अपनी जांच करवाएं। इसके बहुत से ट्रीटमेंट हैं। अगर आपको किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। आयुर्वेद में भी अनेक प्रोसीजर्स हैं जिनमें वजाइनल डूशिंग की जाती है, यानी कि वजाइनल वॉश किया जाता है अगर आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी है। अब ये वजाइनल डूशिंग को जो लोग कहते हैं कि हम तो कोई पर्टिकुलर वॉश यूज़ करते हैं और उससे है ना, मुझे तो नहीं होगा वाइट डिस्चार्ज। लेकिन ये जो ओवर यूजिंग ऑफ वॉशेस है, वो भी कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर का कारण माना तो गया ये है। वॉशेस वगैरह नहीं करना नहीं, चाहिए? करना नहीं, ओवर। जैसे ओवर। कई लोग वजाइनल डिओड्रेंट्स का ही उपयोग करते हैं, वजाइनल पाउडर्स का उपयोग करते हैं, तो वो भी एक कैंसर का कारण माना गया है। तो आयुर्वेद में इसके लिए स्पेशली, मतलब चरक संहिता में एक पूरा चैप्टर है कि आप योनि को, मतलब वजाइना को कैसे, अपने वो पूरे यूट्रस को और पेल्विक सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन की बात की गई है। हाँ। तो प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो इसमें एक तरीके के वॉशेस का भी कहा गया है। अब ये वॉशेस कोई केमिकल वॉशेस नहीं है, ये त्रिफला, नीम, फिटकरी और इस टाइप से घरेलू औषधियों को उबाल कर, पहले के हमारी जो जो लेडीज थी, उनको उबाल कर उनसे अपने जननांगों को वॉश करती थी, तो हमारे मतलब पहले से ही प्रिवेंशन हो जाता था। इसके अलावा आयुर्वेद में योनि धूपन कहा गया है, जिसे वजाइनल फ्यूमिगेशन कहते हैं। धूप इस तरीके की दी जाती है फीमेल्स के पार्ट को कि वहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एक फ्लोरा उत्पन्न हो जाता है। तो आयुर्वेद में बहुत से ऐसे छोटे 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 नुस्खे हैं जो कि हमें पहले से ही प्रिवेंशन करा लेते हैं। अब लोग कहते हैं कि हम कब आए, कैसे आए, तो आप आयुर्वेदिक उसमें सेंटर पे जाकर टाइम टू टाइम ऐसे प्रोसीजर्स करा सकते हैं रेगुलर कि चेकअप्स। हाँ, रेगुलर चेकअप्स एंड रेगुलर सिटिंग्स लेके, पंचकर्म की सिटिंग्स हैं, तो उससे हमारे ये जो इनका प्रिवेंशन क्रिएट होता है। इसके अलावा हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट डाइट होनी चाहिए कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़े। मैंने जैसे बताया कि एक पर्टिकुलर सिटी में कैंसर सिटी होती है, हाँ जी। लेकिन क्या सारी महिलाओं को नहीं होता? ये हमारी इम्यूनिटी जो होती है, कोई किसी को कैंसर होता है, किसी को नहीं होता, तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी काम करती है। तो वो इम्यूनिटी दो चीज़ों से बनती है, हम प्रॉपर खाते पीते कैसे हैं और हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। मैंने अभी बताया कि जैसे अभी आपने पीसीओडी पूछा, तो वही देर से उठना, जो ऑड टाइमिंग है तब पर खाना, रात में जंक फूड खाना और बाहर का फूड खाना जो केमिकल वाला है, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सप्रेस होती है। और अगर यही हम ऐसा लाइफ स्टाइल होता है कि हम सूर्योदय से पहले उठें, जब हमारे ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली आपके लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा। अगर आप सुबह प्राणायाम करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, तो आपका लंग्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक होगा, आपकी वो ऑक्सीजन सेल्यूलर लेवल तक जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ जो आपकी इम्यूनिटी का जो डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छा रहेगा।
इसके अलावा आप हमारे आयुर्वेद में गिलोय हैं, तुलसी हैं, ऐसी औषधियों का सेवन करें जो सब हमारे किचन में ही हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि ये चीज़ें, ये लाइफ स्टाइल सदियों से हमारे पास है, लेकिन हम इनको फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि ये कूल लाइफ स्टाइल नहीं है। तो ये है। अब तुलसी के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई है और हम लोग कितने ही पेशेंट्स का कैंसर का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, और उसमें सबसे पर्टिकुलर एक जो मेडिसिन दी जाती है वो तुलसी के पत्तों के रस के साथ दी जाती है, और कितने ही लोग ठीक हुए हैं। मतलब तुलसी को ही एंटी कैंसर कहा गया है। तो आप मतलब आप ये सोचिए कि उसकी क्या वैल्यू है अगर वो हमें कैंसर से बचा सकती है। तो ये सब चीजें आयुर्वेद में हैं, बस हमें अपनाने की जरूरत है और नॉलेज की है, जी। जानकारी की कमी। आयुर्वेद में ये है कि अगर कोई डिजीज हो जाती है, टॉक्सिन्स जो क्रिएट होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो वो पंचकर्म थेरेपी से निकाला जाता है। तो उसके लिए या तो कई प्रोसेस होते हैं, वमन यानी ऊपर से निकालते हैं, विरेचन नीचे से लूज मोशंस के थ्रू निकालते हैं, वस्ती चिकित्सा होती है, नाक में तेल डालना होता है यहाँ, और ब्लड लेटिंग यानी इम्प्योर ब्लड को निकाल कर भी पंचकर्म चिकित्सा की जाती है, 5 कर्मों से की जाती है। इसके अलावा जो छोटे छोटे पंचकर्म के प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे एक सिंपल बॉडी मसाज भी एक पंचकर्म का सब प्रोसीजर है, लेकिन वो हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करता है। अगर आप सुबह जल्दी उठ के अपने शरीर की सिंपल तेल से मालिश करते हैं तो भी एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे डेली एक्सरसाइज भी आयुर्वेद में बहुत जरूरी कहा गया है। पहले हमारी बहनें उपटन से नहाती थी, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि उपटन से नहाए, लेकिन हम साबुन और बॉडी वॉशेस पे आ गए हैं। वही मैम, केमिकल से भरी हाँ, चीजें। तो वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है। केवल इम्यूनिटी खाने से नहीं सप्रेस हो रही, हमारी लाइफ स्टाइल, डेली रूटीन, हमारी स्किन से भी केमिकल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीके से उस बात को समझना है कि हमें कैसे जीना है, क्या खाना है, और प्रिवेंशन और क्योर के लिए कैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपनाना है। जैसे कि आयुर्वेदा की फील्ड में आप इतने सालों से हो, तो कोई ना कोई ऐसा क्रिटिकल केस जरूर आया होगा जिसको आपने आयुर्वेदा के थ्रू ट्रीट किया है, तो ऐसे केस के बारे में बताइए। रोमिका जी, एक नहीं बहुत से केसेस ऐसे आए हैं। एक्चुअली आयुर्वेद के साथ विडंबना मैं कहूँगी, या दुर्भाग्य तो नहीं कहूँगी, बट हाँ एक चैलेंज होता है कि पेशेंट सब जगह से थक के हमारे पास आता है। तो तब क्या होता है कि वो इतना पैसा खर्च कर चुका होता है, इतना होपलेस हो जाता है कि कहता है कि बस अब आप तो मुझे ठीक कर दो। तो ऐसे कई केसेस हमने ठीक किए, मतलब एक पेशेंट थे, 2-3 वाइट डिस्चार्ज की मैं बता रही हूँ, कि उन्होंने हजारों रुपए की तो सोनोग्राफी, हजारों रुपए के ट्रीटमेंट, हजारों रुपए की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स सब ले ली, बट वो ठीक नहीं हुए। और हर दिन, जैसे कहते हैं ना कि हर दिन उनके लिए ऐसा था कि आई वॉन्ट टू डू सुसाइड। मतलब उन्होंने बोला था कि मैम अगर आप ठीक कर सकते हो, नहीं तो मुझे तो मरने की दवाई दे दीजिए। लाइक सिंपल एक वाइट डिस्चार्ज भी एक महिला के जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। आप ही सोचिए कि वो हर दिन मरने का सोच रही है, जबकि जिसे एक बहुत ही एक छोटी बीमारी कह के खत्म कर दिया जाता है कि क्या है, सफेद पानी तो है तेरे को, लेकिन जो उसको झेल रही होती है उसकी पीड़ा को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो तब हमने हमने उनको, मैंने अभी बताया कि आयुर्वेद के पंचकर्म थेरेपी है, वजाइनल वॉश है, योनि धूपन जिसको वजाइनल फ्यूमिगेशन कहते हैं, जो एंटी बैक्टीरियल काम करते हैं, पूरा सिस्टम को ठीक करते हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन से, जो कि जिन्होंने उस इन्फेक्शन से लड़ने की इम्यूनिटी क्रिएट की, ठीक है, तो वो धीरे धीरे ठीक होते गए, और आज उनको कई साल हो गए ना उनको वो डिजीज याद है। वो ये कहते हैं कि मैम हम जिंदा हैं तो आपकी वजह से। एक मैं आपको केस बताती हूँ कि वो मेरे पास इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आई थी, और जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ विद इन एज ऑफ 25, CE मार्कर एक टेस्ट होता है जो कि कैंसर का होता है, कि सर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का। तो जब उनका बड़ा हुआ आया
तो वो इतना घबरा गए कि भाई हम हमें तो अभी हमारी तो शादी हुई है और हमारी तो लाइफ भी नहीं अभी स्टार्ट हुई, हमें कोई बेबी भी नहीं है और ये अभी एक सर्वाइकल कैंसर का एक मार्कर आया है बढ़ा हुआ। तब हमने उन्हें पूरा अश्योर किया। एक तो क्या होता है कि सबसे पहले ये जो वैल्यूज आती हैं उसमें आदमी इतना घबरा जाता है कि अरे मुझे कैंसर निकल गया, अरे मेरे पैप स्मीयर की रिपोर्ट हो गई, तो लेकिन उस समय घबराने की आवश्यकता नहीं होती। आप मैं ये कहूंगी कि जितना देर से हम आयुर्वेदिक चिकित्सा में जाते हैं हम ठीक होने की पॉसिबिलिटी कम कम कर देते हैं, जबकि लोग कहते हैं आयुर्वेद तो धीरे धीरे काम करता है। अरे आप आते ही लेट हो, आयुर्वेद धीरे काम नहीं करता, सही बात है। लेकिन हम बहुत समय लेकर आते हैं तो बीमारी इनक्योरेबल की तरफ चली जाती है। तो उन वो जो कैंसर वाली पेशेंट थी, हमने उनको इनिशियल स्टेज पे सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से सीए मार्कर नॉर्मल भी आ गया और अब उनका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो होप्सो कि शी विल कंसीव सून। तो ये एक चीज, छोटी छोटी चीजें हैं कि हम मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी दूसरी पैथी में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद मेरी पैथी है तो मैं उसकी बात करूंगी और मैं अपने एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर करूंगी। तो आप कोई भी जो भी डिजीज होती है आयुर्वेद में आए तो हम बहुत जल्दी भी ठीक होते हैं और जल्दी रिकवर होते हैं और डिजीज की रीअकरेंस यानी कि दोबारा होने की टेंडेंसी भी कम होती चली जाती है। जैसे कि मैम अभी आपने बताया कि सर्वाइकल कैंसर के क्या रीज़न है, लेकिन मैम अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो गया या होने वाला है तो उसके लिए क्या सिम्टम्स है जिससे उन्हें पता चले कि हमें ये परेशानी है? देखिए इसके सिम्टम में एक ये होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी किसी को ये ब्लीडिंग फाइब्रॉइड के कारण भी हो जाती है। आफ्टर 40s है ना, वो जो फाइब्रॉइड्स हैं उनके कैंसर में परिवर्तित होने के चांस बहुत ज़्यादा है। क्या होता है कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है, एक तो मंथली पीरियड्स के अकॉर्डिंग ब्लीडिंग हो गई, लेकिन वो ब्लीडिंग पीरियड्स के डेट निकल गई तब भी चले जा रही है और उसके बाद भी ब्लीडिंग होती जा रही है और वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा है कि महिला की डेली रूटीन को भी खराब कर रही है, मतलब ओवर ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हम एक सर्वाइकल कैंसर का एक टेस्ट डिटेक्ट करा सकते हैं। या आपको मीनोपॉज हो गया है, लाइक पीरियड्स बंद हो गए और 1 साल हो गया, आपको कोई पीरियड्स नहीं दिख रहे, किसी भी तरीके की डिस्चार्ज नहीं हो रहा ब्लड का, लेकिन ऑल ऑफ सडन यू हैव सीन द ब्लड थ्रू वजाइना, आप जाने कि ये अर्ली डिटेक्शन का एक साइन हो सकता है। आपको तुरंत इस चीज़ पे एक एक्शन लेना चाहिए। गांव में या कहीं पर भी कम एजुकेटेड महिलाएं इस चीज़ को अवॉइड कर जाती हैं, लेकिन ये अवॉइड करने की बात नहीं है। और कई लोग तो फिर क्या होता है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि उस टाइम पर भी आप सर्जरी न कराएं, तब यूट्रस निकालना सबसे बड़ी मतलब समझदारी का काम होता है। तो इस चीज़ में डिले न करते हुए तुरंत ही यूट्रस रिमूव करवाना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि इस चीज़ को और डिले कर दिया जाए तो वो दूसरे अंगों में भी फैल जाता है कैंसर, तब ओके। फिर कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी वगैरह स्टार्ट की जाती है। और तब तब भी मैं कहूँगी कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट हेल्प करता है, क्योंकि जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या मैं बोलूँ कि पेशेंट को वीक इफ़ेक्ट्स होते हैं, वीक करने वाले, उनसे आयुर्वेद हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करता है और कैंसर की जो ट्रीटमेंट के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, उनसे हमारी रक्षा करता आयुर्वेदा में आप किस तरीके से पेशेंट को क्योर करते हैं कैंसर के लिए, और अगर उन्हें आपसे कांटेक्ट करना हो, आपके थ्रू उनको अपना इलाज करवाना हो, क्योंकि आपको इतनी सारी नॉलेज है, आपने इतना सब कुछ हम लोगों को बताया है, तो वो कैसे आपको अप्रोच करें? है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शुरू से ही ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर की। तो अगर आपको बच्चेदानी का या ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो हम अर्ली जल्दी से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी हमने काफ़ी पेशेंट्स ठीक किए हैं। मैं और हमारे साथ दूसरे मेरे गुरुजी हैं, मेरे डॉक्टर कीर्ति कुमार जैन सर, हम लोग मिलकर के पेशेंट्स की निःशुल्क कई कुछ एक दवाइयाँ भी देते हैं, जिनसे कि गरीब लोगों का भी कैंसर का निःशुल्क इलाज समय रहते शुरू हो सके। उसके लिए सिर्फ आपको ये करना होता है कि अगर आपकी कैंसर की जांच हुई है और पॉजिटिव आई है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो हमें जब लगेगा कि आपकी ये मेडिसिन स्टार्ट की जा सकती है और किस स्टेज पे है
तो फिर हम आपको दवाई भी देते हैं और सही सलाह भी देते हैं। कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा हम यही कहते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे। कई बार कीमो की ज़रूरत होती है तो हम कीमो के लिए भी रिकमेंड करते हैं, कभी सर्जरी की ज़रूरत होती है तो सर्जरी की भी। लेकिन मैंने ये देखा है कि अर्ली डिटेक्शन या जल्दी डिटेक्ट होने पर भी लोग जब दूसरी जगह ट्रीटमेंट लेते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, तो उनके साइड इफेक्ट से कैंसर ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपको उन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को आयुर्वेदिक की एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन से पूरे स्ट्रॉन्ग बनाएँ, ताकि हम उस कैंसर की कोशिकाओं से लड़ सकें। जैसे अभी सिद्धू जी की वाइफ़ का एक आया था, आपने पढ़ा देखा होगा, बहुत हाँ, बड़ा इंटरव्यू था कि उन्होंने केवल भोजन में परिवर्तन करके कुछ एक आयुर्वेदिक जो जैसे हल्दी या कुछ एक मसाले जो कि आयुर्वेद में वर्णित हैं, उनका उपयोग करके अपनी वाइफ के कैंसर को रिवर्स कर दिया। तो अगर डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, ओबेसिटी रिवर्स हो सकती है, पीसीओडी रिवर्स हो सकती है, तो मैं कहूंगी कि कैंसर भी रिवर्स हो सकता है। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि कैंसर को हम रिवर्स कर सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस टाइमली चेकअप करवाना है, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, हमारी हेल्थ पे ध्यान देना है, और मैम ने जो भी जानकारी दी है हमें वो सारी जानकारी को डीपली समझना है, क्योंकि मैम ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत काम की इन्फॉर्मेशन दी है जो हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बस हमें समय रहते सही कदम उठाने की जरूरत है। तो हम ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं कोटा राजस्थान से। तो आज मैं मैम से कोटा के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। तो मैम, कोटा में काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो आपके क्लिनिक आते होंगी, तो उनको क्या हेल्थ प्रॉब्लम, ज़्यादातर क्या हेल्थ प्रॉब्लम वो फेस करती हैं? वो जब डाइजेशन खराब होता है तो पूरा ही सिस्टम खराब हो जाता है। देखा गया कि बच्चों को एसिडिटी बहुत होती है, इतने छोटे बच्चों को 17-18 ईयर्स के बच्चों को एसिडिटी हो जाती है, किसी को पाइल्स तक हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन। जिन बीमारियों के नाम हमने इस एज में सुने भी हाँ। नहीं थे, वो बच्चे फेस कर रहे हैं। तो इसका मैं यही कारण मानती हूँ कि हरी वरी एंड करी, मतलब वो सब बच्चे जल्दी में क्लास पकड़नी है तो वो जल्दीबाजी में कुछ भी खा रहे हैं। प्रोसेस्ड पैक्ड फूड से बच्चे अपना बैग भर लेते हैं। खाना मिल रहा है बट वो हेल्दी खाने के ऑप्शन पे नहीं जा रहे। फ्रूट के, मैं उनको कहती हूँ कि तुम सुबह उठ के फल खा लो बजाय इसके चिप्स खाने की बजाय। और वरी है, देखिए स्ट्रेस लेवल तो रहता ही है कि भाई अपने को कंपटीशन फेस करना है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि रोज सुबह जल्दी उठो। बच्चे क्या करते हैं, रात भर पढ़ते हैं। रात भर पढ़ने से एसिड लेवल बढ़ता है, तो उससे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी बजाय आप सुबह जल्दी उठें, थोड़ा जल्दी उठ के हल्का सा अपने आप घूम कर आए फ्रेश एयर में, व्यायाम करें, योगा करें, प्राणायाम करें, तो आपका वरी लेवल, स्ट्रेस लेवल कम होगा। और करी यानी कि मिर्ची वाला खाना, सब बच्चों को आजकल मोमोज चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, जो मेस वगैरह है उनमें भी बहुत ज़्यादा तीखा खाने के बच्चे शौकीन होते हैं या नहीं खा पाते किसी कारण से। तो बच्चों का जो ये खाने का जो स्टाइल है वो उनको बदलना चाहिए। अ, बच्चे रात भर सोचते हैं कि हम आज बैग में ये पैकेट फूड भर लेते हैं और है ना रात भर पार्टी करेंगे या पढ़ाई करेंगे, और वो ही खाते रहते हैं। जबकि एक लाइफ स्टाइल, एक रूटीन प्रॉपर सेट करें, जल्दी उठें, जल्दी सोएं, समय से खाना खाएं, स्ट्रेस फ्री रहें, ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब हम डाइट काफ़ी मामलों में हेल्पफुल डाइट, होती है, हाँ, डाइट एक एंड अच्छी रूटीन, डाइट, हाँ, रूटीन रूटीन एंड का डाइट। कहूँगी मैं, हाँ। तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप हमारे कैंपेन से जुड़े। मैं भी वो कैंपेन के लिए, आप पहले एपिसोड के पहले गेस्ट बने, तो आपने काफ़ी सारी, बहुत सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन हमने से शेयर की, होम रेमेडीज़ भी शेयर की कि हम कैसे सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी परेशानियों से लड़ सकते हैं। आयुर्वेदा में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो हम थैंक यू सो मच कि आप जुड़े हम लोगों से और हमारा आज का दिन बनाया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।